भरत मिलाप की तस्वीरें आप देख रहे हैं। भरत मिलाप यहाँ भित्तियों में जहाँ इसको उकेरा गया है, ये भरत मिलाप मैदान है। भरत मिलाप मैदान से आज हम करने वाले हैं इलेक्शन यात्रा जनगण का मन आज का एपिसोड। और ये स्थान अपने आप में बहुत खास है। 480 वर्ष, ये 481वां वर्ष होगा जबकि यहाँ भरत मिलाप विजयादशमी के दूसरे दिन हर वर्ष आयोजित किया जाता है। और कहा जाता है कि उस दिन हर एक देवी देवता भगवान राम अपने परिवार के साथ यहाँ पर मौजूद होते हैं। और जब ऐसा होता है, देखिए यहाँ पर ये चबूतरा है जो यहाँ भरत जी उपस्थित होते हैं और एकदम सामने वहां पर आपको जो मंच दिखाई दे रहा है, उस मंच पर भगवान राम मौजूद होते हैं। यहाँ प्रतीक्षारत भरत उस मंच की तरफ दौड़ते हैं और उधर से भगवान राम दौड़े हुए चले आते हैं अपने भाई भरत को गले लगाने के लिए। और इस तरीके से जब भरत मिलाप होता है तो कहते हैं कि सूर्य की दिशा उस समय कहीं पर भी हो, लेकिन भरत जी के और रामचंद्र जी के चेहरे पर कुछ देर के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए सूर्य की पूरी आभा दिखाई देती है। और इसको देखने के लिए लाखों लाख लोग, स्थानीय लोग, दूर दराज से, विदेशों से आए हुए लोग यहाँ मौजूद होते हैं। तो ये वो जगह है जिसका इतना बड़ा महात्म्य है। नाटी इमली इस जगह का नाम भरत मिलाप मैदान, जहां से हम ये शो कर रहे हैं। लेकिन भरत मिलाप जहां पर हुआ, वहां जनता किस विचारधारा के साथ, किस राजनीतिक विचारधारा के साथ मिलाप कर रही है और किस विचारधारा को 4 तारीख के बाद असल में विलाप और प्रलाप झेलना पड़ेगा, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। जनगण का मन टटोलेंगे। हमारे साथ खास मेहमान पोडियम पर होंगे, यहाँ की जनता जनार्दन होगी। लेकिन जरा ये भी समझें कि विपक्ष जो कह रहा है वो भी हम, ई भी हम। अगर जीत गए तो वो तो हम, और अगर हार गए तो ये ईवीएम। ये ईवीएम का राग कब तक चलता रहेगा? क्या ये बंद होगा? ये समझने की कोशिश करते हैं। पहले ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद चर्चा करते हैं। चार की दोपहर को ये दोनों शाहजादे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहेंगे ईवीएम खराब था इसलिए हम चुनाव हार गए। 4 जून को यूपी की जनता इनको नींद से जगाने वाली है और तब ये ठिकरा ईवीएम पर फोड़ेंगे। दुनिया में कोई ऐसी मशीन नहीं है दैट कैन नॉट बी टेम्पर्ड। लोकसभा चुनाव में अब आखिरी चरण का रण बचा हुआ है। 4 जून को नतीजे देश के सामने होंगे। बीजेपी 400 प्लस की बात कर रही है, तो क्या विपक्ष ने हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ने की तैयारी कर ली? क्या ईवीएम का रोना शुरू हो गया है? 2 दिन पहले कपिल सिब्बल ने कहा कि दुनिया की ऐसी कोई मशीन नहीं है जिससे छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। दुनिया में कोई ऐसी मशीन नहीं है दैट कैन नॉट बी टेम्पर्ड। आज यूपी में चुनाव प्रचार के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर हमला बोला और कहा कि 4 जून को दोनों शहजादे हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ने वाले हैं। 3 तारीख को सब लोग याद कर लेना, 4 को काउंटिंग है। 4 की दोपहर को ये दोनों शाहजादे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहेंगे ईवीएम खराब था इसलिए हम चुनाव हार गए। इन्होंने तय कर लिया है कि हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ना है। राहुल बाबा, नाचना न आए तो आंगन टेढ़ा वाला आपका हिसाब है, आंगन टेढ़ा वाला। हालांकि चुनाव शुरू होने से पहले ही विपक्ष के नेताओं ने ईवीएम का राग अलापना शुरू कर दिया था। जरा सुनिए उन बयानों को। या तो इन्होंने कुछ गड़बड़ पहले से कर रखी है कि इनको मालूम है कि हमें 400 मिलने वाले हैं, है कि नहीं? नहीं तो इस तरह ज्योतिषी की तरह कैसे कह सकते हैं कि क्या मिल रहा है? हम इतना कह सकते हैं कि अगर इस देश में आज के दिन ऐसा चुनाव हो जिसमें कोई गड़बड़ी नहीं हो, जिसमें ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है, तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ ये 180 से ज्यादा सीट नहीं ले सकते, उससे भी कम लेंगे। और मेरा तो हमेशा से कहना ही है कि ईवीएम पर मुझे भरोसा नहीं है। राजा की आत्मा ईवीएम में है, हिंदुस्तान की हर संस्था में है, ईडी में है, सीबीआई में है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में है। राजा की जान तोते में थी, ऐसे ही प्रधानमंत्री जी की जान ईवीएम में है, मगर ईवीएम से लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी।
विपक्ष के उन सवालों का जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टाइम्स टाउन ऑफ भारत से खास बातचीत में दिया। अब ये कभी ईवीएम को लेकर के क्या फर्जी चलाते हैं, कोई मुझे बताए जी। लोग मुझे कहते हैं कि मोदी जी इतनी मेहनत क्यों करते हो, कभी तो सोचो अगर ईवीएम मेरे हाथ में होता तो मुझे ये मेहनत करने की क्या जरूरत है। मैं टोकन ईवीएम करके चला आता, मैं दिन रात मर रहा हूं, टूट रहा हूं, क्यों देश की जनता के पास क्यों जा रहा हूं कहीं, लेकिन अब फेक चलाते जा रहे हैं। सवाल तो ये भी है कि जब विपक्ष चुनाव जीतता है तब ईवीएम पर सवाल क्यों नहीं उठते, तब ईवीएम सही हो जाती है और हार होने पर ईवीएम पर ठीकरा फोड़ दिया जाता है। क्या विपक्ष ने हार स्वीकार कर ली है और ईवीएम पर ठीकरा फोड़ने की पूरी तैयारी है? जनता आखिर क्या सोचती है? जनता का मन टटोलने नव भारत की इलेक्शन यात्रा बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में है। काशी की जनता के मन में क्या है, सीधे चलते हैं जनता के बीच इलेक्शन यात्रा में। कोई ऐसी मशीन नहीं है जिसको हैक नहीं किया जा सकता, जिसको टैंपर नहीं किया जा सकता। फिलहाल जितनी गर्मी है वो सूर्य भगवान ऐसा लगता है कि ये जो ह्यूमन मशीन्स हैं उनके साथ टैंपर करने में लगे हुए हैं, लेकिन उस टैंपरिंग की परवाह किए बगैर देखिए यहाँ कितनी सारी जनता। कल 140 साल का रिकॉर्ड टूटा है, यहाँ 48 के पार पारा गया है 140 साल बाद, और अभी टेम्परेचर हो रहा है करीब 46-47 डिग्री, उसमें भी इतनी सारी जनता यहाँ आई है। सबसे पहले तो आपकी तरफ से आपके लिए तालियां होनी चाहिए। कार्यक्रम की शुरुआत करें उससे पहले बहुत धन्यवाद यहाँ पहुंचने के लिए। एक बार हर हर महादेव। और अगर हम काशी में मौजूद हैं, बाबा विश्वनाथ की नगरी में मौजूद हैं, तो शुरुआत तो ऐसी होनी चाहिए। बिल्कुल, यूं तो है धाम जग में अनेकों, यूं तो है धाम जग में अनेकों, धाम काशी सा कोई नहीं है। जब से दर्शन किया भोले तेरा, जब से दर्शन किया भोले तेरा, दिल हमारा भी वश में नहीं है। यूं तो है धाम जग में अनेकों, धाम काशी सा कोई नहीं है। और अगर काशी सा धाम कोई नहीं है तो यहाँ से जो सांसद चुने जाते हैं, बहुत सारे लोग उनके बारे में कहते हैं उनके जैसा भी कोई नहीं है। लेकिन वैसे में जबकि ईवीएम की बात हो रही है, आइए जरा इस चर्चा को शुरू करते हैं। जब ये इलेक्शन अपने आखिरी फेज में पहुंच रहा है, ये ईवीएम लोगों के दिमाग में कितना है, या असल में इसको चुनाव के बाद के लिए रखा गया है? परिणाम पक्ष में आए तो क्या करना है, या परिणाम अनुकूल नहीं आए तो क्या करना है? यहां से मैं जरा परिचय करा दूं। राजकुमार भाटी जी आए हैं और लाल गमछे में समाजवादी पार्टी की तरफ से अपना पक्ष रखने के लिए यहां पर मौजूद हैं। कमलाकर त्रिपाठी जी हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस की तरफ से अपना पक्ष यहां रखेंगे। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी यहां मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। और हमारे साथ देवेंद्र सिंह जी मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। बहुत स्वागत करता हूं मैं आप सबका। लेकिन सबसे पहले ये कि ईवीएम को या तो मानिए या तो खारिज कीजिए। अच्छा गपगप, कड़वा कड़वा थू, समय समय के हिसाब से ये क्यों किया जाता है राजकुमार जी? ईवीएम जब से भारतवर्ष में शुरू हुई है, 2009 के चुनाव में पहली बार भारत में ईवीएम का यूज किया गया, तभी से इसके ऊपर प्रश्न चिन्ह है। फर्क केवल इतना है कि 14 तक भारतीय जनता पार्टी प्रश्न उठाती थी, 14 के बाद विपक्ष प्रश्न उठाने लगा, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ गई। इनके जीवीएल नरसिम्हा राव संसद सदस्य थे, उन्होंने पूरी किताब लिखी है किस पे कि ईवीएम को किस तरह हैक किया जा सकता है, ईवीएम से किस तरह धांधली की जा सकती है। आडवाणी जी ने उसमें प्रस्तावना, आडवाणी जी ने उसकी भूमिका लिखी। राजकुमार जी, इतना पानी गंगा से बह गया जबकि बात आप कर रहे हैं। अब आज की बात करें ना, मैं आता हूं। लोकतंत्र में प्रश्न उठाना और संदेह करना लोकतंत्र की अनिवार्य शर्त है। अगर प्रश्न उठाने बंद कर दिए जाएंगे, संदेह व्यक्त करना बंद कर दिया जाएगा, तानाशाही हो जाएगी, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। सरकारों के ऊपर, सरकार की कार्यप्रणाली पर, उन संस्थाओं पर जिनकी जिम्मेदारी है, और मीडिया पर भी। मीडिया को राजनीति पे प्रश्न उठाना चाहिए, राजनीति को मीडिया पे भी उठाना चाहिए। लेकिन आज हाल ये हो गया तो है। एक सेकंड राजकुमार जी, इसमें बातें खो जाएंगी। आपकी ये बात आगे ले जाता हूं, यहां पे एक छोटा सा अल्प विराम लगा दीजिए, इसके बाद आगे चलते हैं। अगर सब कुछ डाउटेफुल रहेगा, सब कुछ में संदेह रहेगा, तो फिर निसंदेह किस तरफ, विकास की तरफ भारत की गाड़ी जा सकेगी? हर्षवर्धन जी। देखिए दिनेश जी, मुझे लगता है कि ये बात तो ठीक है कि लोकतंत्र में सवाल पूछना, संदेह खड़ा करना, ये विपक्ष का काम है। तो संदेह खत्म कैसे होगा? उसी के लिए 4 जून जैसी तारीख तय होती है, उसी के लिए अलग अलग समय पर चुनाव परिणाम की तारीख तय होती है। और
भाटी जी ने ये ठीक कहा कि 2009 में सवाल खड़ा किया गया था, लेकिन 2004 से देश में बाकायदा ईवीएम आ गई और इंदिरा गांधी जब थी तब उन्होंने इसका प्रोटोटाइप देख लिया था। तो तब से ये है और केरल से इसकी शुरुआत हुई थी विधानसभा चुनाव से। समय समय पर इस पे जो भी सवाल खड़े किए गए उसमें करेक्शन हुआ, सुधार हुआ। ईवीएम टेम्पर प्रूफ है, ये सारे नेता मानते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में सैकड़ों याचिकाओं के बाद ये तय हो गया। ईवीएम वीवीपैट की रैंडम गिनती का अधिकार मिल गया। कोई नेता हार जाए, दूसरे और तीसरे नंबर पर है तो वो सवाल खड़ा कर सकता है, उसका जवाब मिलेगा। लेकिन संदेह को अराजकता की तरफ ले जाना, ये लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश है। ये भी करने से बचना चाहिए। और मैं फिर कह रहा हूं कि जब देश बहुत बड़े मुद्दों की बात कर रहा है, जब देश दुनिया में भारत की जो स्थिति है उसकी बात हो रही है, जब वर्ल्ड लेवल पर जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो निर्णय ले रहे हैं, और काशी के लोगों को तो बहुत अच्छे से पता है कि बदलाव कैसे होता है, वैसे देश के हर हिस्से में कम से कम डेवलपमेंट के मामले पर बड़ी अच्छी बात कही हर्षवर्धन जी। उसमें वो बात, संदेह को अराजकता की तरफ नहीं जाना चाहिए, ये एक महत्वपूर्ण बात है और इसमें कमलाकर जी की मैं टिप्पणी चाहूंगा। देखिए दिनेश जी, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि देश की सबसे बड़ी इलेक्शन से रिलेटेड संवैधानिक संस्था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के कमिश्नर के अपॉइंटमेंट में सुप्रीम कोर्ट कहता है कि प्रधानमंत्री, लीडर अपोजिशन और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को रहना चाहिए। उसके बाद ये एक अध्यादेश लेकर के चले आते हैं बड़ी जल्दीबाजी में, और उसमें प्रधानमंत्री, एक कैबिनेट मंत्री और लीडर अपोजिशन, मतलब बैलेंस ऑफ पावर सिलेक्शन में जो है वो सत्ता के पक्ष में रहे। किस चीज का डर था, किस लिए उन्होंने इलेक्शन कमीशन के आप सुप्रीम कोर्ट की बातों का हवाला दे रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने वीवीपैट को लेकर, ईवीएम को लेकर क्या कहा, यह भी तो आपको पता होगा। एकदम अच्छी तरह से मुझे पता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इलेक्शन प्रोसेस चल रहा है, इसलिए अभी 100% टैली होने की वो नहीं दे सकते वर्डिक्ट, क्योंकि ये पुराना वो है कि प्रोसेस के दौरान उसको आप वो नहीं कर सकते। आपकी बातों में एक काउंटर लेता हूं मैं। ये तथ्य सही नहीं है, इस वजह से नहीं किया है। वो जो कहा है कि अभी किसको करेंगे, तो वो जब आप कह रहे थे बीच के प्रोसेस में, आप ये जो बात कर रहे हैं सिर्फ इतना भर नहीं है। ईवीएम ने सुनकर कहा कि इस पर कोई भी संदेह करने की गुंजाइश नहीं है, ये सीधे आप गलत कह रहे हैं। मैं सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट भी हूं और मैं ऑन द रिकॉर्ड कह रहा हूं हर्षवर्धन भाई, नहीं, इसमें कोई वो नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने नहीं, आपने बात गलत बोली, इसलिए बोल रहा हूं। आप गलत कोट कर रहे हैं। एकदम गलत नहीं कोट कर रहा हूं, ऑन द रिकॉर्ड कोट कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि अभी ड्यूरिंग द प्रोसेस हम इस पे वर्डिक्ट नहीं दे सकते। उसके पहले उन्होंने रैंडम मिलान करने का वर्डिक्ट दिया था, वो बहुत पहले की बात हो गई, 4 साल पहले की। अभी ताजा फैसला ये है, आप लोगों को भी जानना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये तक कहा कि आप जो सिंबल लोडिंग यूनिट होती है उसको भी संभाल के रखिए। हाँ, तो वीवीपैट की भी जरूरत होगी, उसको भी संभाल के रखिए। लेकिन कोई संदेह सुप्रीम कोर्ट ने नहीं खड़ा किया है। नेताओं को सुप्रीम कोर्ट के हवाले झूठ नहीं बोलना चाहिए। राहुल गांधी माफी मांग चुके हैं, राहुल गांधी माफी मांग चुके हैं एक बार सुप्रीम कोर्ट के हवाले से झूठ बोलने। चलिए, मैं दोबारा नहीं करना चाहिए। आप कर लीजिएगा ना मेरे खिलाफ, कौन सी दिक्कत में हूं। एक बात बता दूंगा आपको दिनेश जी, अभी इन्होंने कहा ना तो वर्डिक्ट और उसकी बात, इन्होंने जिस तरीके से तीनों बता मैं तो सीधी बात, मैं तो एक बात पूछता हूं, और यहाँ जनता जनार्दन मौजूद है, आप लोग हामी भरिएगा। 3 पॉइंट बताएं, वही बता दीजिए, जनता को बता दीजिए, सुन। अच्छा, जल्दी से वो 3 पॉइंट बता दीजिए, कौन से? जल्दी से। 3 पॉइंट का फैसला है सुप्रीम कोर्ट, बता दीजिए। इस समय सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बहस नहीं हो रही है, उसके लिए तो बहुत लंबा समय हो जाएगा। 1 मिनट बहस जो हो रही है, उसी के हवाले से बता रहे थे। मैं सुप्रीम के हवाले से बता रहा हूँ, मैंने बताया तो आपको। सुप्रीम कोर्ट के हवाले से कुछ भी बता रहे हैं आप। मैं कुछ भी नहीं बता रहा हूँ, ये सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना। आप कुछ भी बता रहे हैं, मैं तो जो बता रहा हूँ। मैं इसको लेकर देवेंद्र जी के पास जाता हूँ। देवेंद्र जी, मैं तो सीधी बात एक कहता हूँ, ऐसे ही ईवीएम पर संदेह है, फैसला तक पूरा नहीं पढ़ के आए फैसला। अच्छा, मैं लेकिन देवेंद्र जी एक बात बताइए, मैं तो ये कहता हूँ कि ईवीएम को लेकर संदेह हो सकता है, किसी भी इंस्टीट्यूशन को लेकर जैसा कह रहे हैं भाटी साहब, संदेह रखना चाहिए, लोकतंत्र के लिए बड़ा अच्छा है। मुझे नहीं मालूम कि ये संदेह में अगर जीवन चलेगा, अगर हर बात में संदेह ही होता रहेगा कि ये मेरा जो भाई है वो भाई है कि नहीं, दोस्त है वो दोस्त है कि नहीं है, ये मेरा दुश्मन है कि नहीं, अगर ये क्लैरिटी नहीं आएगी तो जीवन आगे कैसे बढ़ेगा। लेकिन मैं एक बात समझना चाहता हूं, जहां परिणाम अनुकूल है वहां ईवीएम से शिकायत क्यों नहीं है फिर ऐसे में? मैं वही बात कर रहा हूं कि जब आप नहीं, मैं ये भी जानना चाहता हूं कि उस समय भारतीय जनता पार्टी ने फिर ईवीएम को लेकर संदेह क्यों व्यक्त किया था।
मैं वही बात आपसे कह रहा हूँ। थोड़ा करीब रखिए माइक को। देखिए ऐसा है, लगातार चीजें बढ़ रही हैं अब आगे की ओर। एक समय संदेह की बात रही है, लेकिन उस पर सुप्रीम कोर्ट भी विजिलेंट है, उस पर सुप्रीम कोर्ट भी विजिलेंट है, उस पर इलेक्शन कमीशन भी विजिलेंट है। लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो देखिए, जब कर्नाटक जीतती हैं तो वो साइलेंट हो जाती हैं, जब वो पंजाब जीतती हैं, तेलंगाना, हिमाचल, पंजाब नहीं। लेकिन वही तो मैं समझ रहा हूं कि क्यों ऐसा है कि वहां पर क्यों नहीं कहा जाता कि हम जीत तो गए, लेकिन लगता है कि कहीं हम का रोल तो नहीं है। भाई यही कोई ईवीएम का सहारा, ये हारे को ईवीएम का सहारा है। भाटी साहब, मैं इसके बाद जनता के पास जाने वाला हूं, एक छोटी टिप्पणी कीजिएगा 30 सेकंड की। ये प्रश्न बिल्कुल इस तरह का है कि कई बार क्या पुलिस हमारी रक्षा के लिए होती है और हम सबके ऊपर जब भी कोई मुसीबत आती है तो हम सीधे थाने में दौड़ते हैं, लेकिन कई बार पुलिस वाले भी अपराध कर देते हैं, लूट कर देते हैं, मर्डर कर देते हैं, छेड़छाड़ कर देते हैं। तो ये तर्क दिया जाए कि अगर तुम्हें पुलिस पे विश्वास नहीं है तो फिर जब तुम्हारे साथ मुसीबत आती है थाने में क्यों जाते हो? ये तो बिल्कुल इस तरह का सवाल हुआ। जहां हमें संदेह है वहां हम संदेह जाहिर कर रहे हैं, अगर नहीं है तो वो देखिए, अभी आपने कहा था प्रश्न उठाना विपक्ष की जिम्मेदारी है। नहीं तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही। एक वाक और पूरा कर दो। संतुष्टि करना सरकार का काम है। हर्षवर्धन जी ने बात कही अराजकता, या तो हर्षवर्धन जी अराजकता शब्द का अर्थ नहीं समझ रहे, इतनी शालीनता से, इतनी शांति से, इतने अनुशासित तरीके से हम प्रश्न उठा रहे हैं। अराजकता वो होती है जब सड़कों पर हंगामा किया जाए, ईवीएम जाने से रोक दी जाए, घुसने ना दिया जाए, उसे अराजकता कहते हैं। विपक्ष के किसी आदमी ने ये काम तो किया नहीं। हम तो लोकतांत्रिक तरीके से आवाज नहीं, मैं ये कह रहा हूं और सरकार जवाब नहीं दे रही। मैं तो ये कह रहा हूं ना कि आप केस इन पॉइंट लेकर जाइए। जहां पर केसेस ऐसे हैं जहां पर आपको लगता है कि इस अमुक पुलिस वाले ने दुर्व्यवहार किया, ये जनता के हिसाब से ठीक नहीं था, वहां केस इन पॉइंट लेकर आप अदालत जाइए, लड़ाइयां लड़िए। लेकिन ये कहते ना कि पूरे कुएं में भांग घुली हुई है, तो वो बेचारा जहां पर एक कुआं है जहां पर जाकर लोग प्यास बुझाते हैं, ये ठीक रहेगा? एक मिनट दिनेश भाई, एक बात और सुन लीजिए। मैं नीचे जा रहा हूं, जनता के पास अपनी बात कहिए। अभी सुप्रीम कोर्ट ने जब मांगा कि आपने 1,07,00,000 वोट कैसे बढ़ा दिए 4 दिन बाद, 10 दिन बाद, तो उस पे इलेक्शन कमीशन ये बोलता है कि हमारा सर्वर डाउन था। एक तरफ जब आप कहते हैं कि हर ईवीएम वीवीपैट मशीन जो है वो इंडिविजुअल यूनिट है और उसका किसी भी इंटरनेट से कोई वो मतलब नहीं है, तो सर्वर डाउन होने से कैसे जो है बढ़ जा रहा है? आप तो मेरे से अच्छे से जानते होंगे 17C का क्या महत्व होता है और गुंजाइश है कि नहीं। मैं आपके पास आता हूं, लेकिन पहले जनता से एक बार उनकी राय ले लूं। जो कहना चाहते हैं अपनी बात हाथ उठा दीजिएगा और जल्दी से अपनी बात कहिएगा प्लीज, और किससे कहना चाहते हैं वो भी बोलिए। जो ईवीएम के पक्ष में अपनी बातें रख रहे हैं, तमाम विद्वज्जन यहाँ बैठे हुए, मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि जब भी कहीं ईवीएम में कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो बटन किसी का भी दबता है और वोट भारतीय जनता पार्टी को जाता है। ये ईवीएम खराब नहीं है, ईवीएम को खराब की गई है। वो कह रहे हैं कि ईवीएम जब भी खराब टेस्ट की गई तो ऐसा क्यों होता है जब बटन दबाओ तो उसमें कमल को जाता है? ऐसा क्यों नहीं होता कि कभी सपा को जा रहा हो, कभी कांग्रेस को ही सारा का सारा जा रहा हो? ये भी मैं समझूंगा। जी, मैं पूछना चाहता हूं कि अगर 100 वोट है पूरा और उसमें इस हिसाब से सेटिंग की गई है, हर तीसरा वोट बीजेपी को जा रहा है, तो अगर जो है हर तीसरा वोट बीजेपी को जाता है तो कहने का मतलब ये बताइए, इतने व्यापक स्तर पर जब चुनाव हो रहे हैं, आप ईवीएम में सेटिंग करेंगे और आपकी बात कहीं लीक नहीं होगी, सिस्टम से कहीं बाहर नहीं आएगी, आप कहीं कटघरे में नहीं आएंगे, ये आपको लगता है क्या? सर पूरा बात सुनिए। आप भूल रहे थे। गृह मंत्रालय की वेबसाइट तक हैक हो सकती है तो ईवीएम क्यों नहीं हैक हो सकती है? हमारा मोबाइल हैक हो सकता है तो ईवीएम क्यों नहीं हैक हो सकती है? वो भी तो एक मशीन ही है। सर 2004 से पहले जब लाल कृष्ण आडवाणी ने इंडिया साइन चलाया था और कांग्रेस से बुरी तरह जनता परेशान थी, बहुत बुरी तरह परेशान थी, और तब क्या हुआ था जब सारी जनता चाह रही थी कि भारतीय जनता पार्टी का सरकार बने, तब क्या हुआ था? तब ये लोग कहाँ चुप थे? वो लोग तो कोई सभा भी नहीं कर पाते थे कांग्रेस वाले। तो अब ये चुप क्यों थे, इसका सवाल का जवाब भी। हाँ सर, हम भाटी सर से पूछना चाहते हैं कि अगर मान लीजिए चुनाव में मोदी सरकार आ जाएगी, आज तो सीट पा जा रही है, तो फिर आप ईवीएम का बखेड़ा खड़ा करेंगे? आप पहले ही बता दीजिए कि आप ईवीएम का बखेड़ा खड़ा करेंगे नहीं? उसी समय के लिए आपने संदेह का ये मामला रखा हुआ है क्या? 400 का विश्वास तो मोदी जी को भी नहीं रहा, आप कहाँ विश्वास करे बैठे हो? अब तो मोदी जी भी ये कह रहे हैं कि नहीं, मोदी जी खुद कह रहे हैं कि 400 का नारा तो हमने विपक्ष को उलझाने के लिए दिया था। अब तो ये जैसे तैसे बहुमत की ओर दावा कर रहे हैं कि बहुमत तो आ जाएगा, और नहीं आया 10-20 कम रही तो सरकार बना लेंगे। अब किसी का विश्वास नहीं है। ठीक,
भैया मोदी जी 400 पार की बात कर रहे हैं। बनारस एक हफ्ता में 3 दिन आ गए। वो उनके डर में डर बना है कि अब तुम चुनाव सांसद अगर ना आए तो आप कहते हैं आता नहीं है, अगर वो आ जाए तो डर बना हुआ है। 1 सेकंड की ये ही पुकार। मोदी जी 400 पार डंका के चोट पर ईवीएम को गलत कहने वाले समाजवादी पार्टी हमेशा आतंकवादियों का एक साथ दी। समाजवादी पार्टी आतंकवादियों का साथ देती है, ये कह रहे हैं। मोदी सरकार इस बार 400 पार आनी ही है। 400 पार हो रहा है बड़ी आसानी से, आपको भले ही नहीं लग रहा है। हाँ? बंद कर दिया लो। मैं आपके भाजपा के प्रवक्ता को और दूसरे जो राजनीतिक विश्लेषक हैं ये भाजपा के प्रवक्ता ही हैं, मैं इनसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। ईवीएम पे शक कब पैदा होता है? जब लखीमपुर खीरी पर थार चढ़ा दी जाती है किसानों पर और उस बूथ पर ही भाजपा जीत जाती है तो ईवीएम पे शक होगा। ये ईवीएम पे शक की बात है। और जो राजनीतिक विचारक बता रहे हैं ये कहिए भाजपा से प्रेरित होकर ना बात करें, राजनीतिक विशेषज्ञ के रूप प्रेरित होकर। हर्षवर्धन जी उंगली आपकी तरफ उठी है। नहीं देखिए, कांग्रेस या किसी पार्टी के कार्यकर्ता हो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये बड़ा सामान्य सा है। जब राहुल गांधी यही काम करते हैं, जनता के साथ आप भरोसा बनाइए, मीडिया से लड़के कुछ नहीं कर पाइएगा। मीडिया से लड़के कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये खंबा नोचा जा रहा है। अगर कोई कहीं चुनाव जीत रहा है, कोई कहीं चुनाव जीत रहा है, जनता को धमकी मत दीजिए। भाई साहब मैं आपको बहुत सुनता हूं, लेकिन आज तक आपने जो पंजाब में मेयर का चुनाव हुआ था, जो वो कैमरे के सामने आप तक एक शब्द उस पर नहीं बोला, एक शब्द उस पर आपने नहीं बोला। और वो क्या था? वो भाजपा से प्रेरित था? नहीं था, फंस गया भाई। जवाब जल्दी से। ये जब निर्णय आया, मैं जिस चैनल पर था 1:28 पर इसकी आलोचना की और मेरे सोशल मीडिया हैंडल पर आप सब जाके खोजिएगा। ये क्या सुविधा से इन्होंने वो नहीं देखा? झूठ बोल। मैं सवाल है कुछ नहीं पता। ऐसे नहीं हेलो नहीं, कुछ नहीं पता है। मुझे नहीं, शालीनता से अपनी बात रखिए। भाई साहब मैं आपसे ये पूछ रहा था कि आपने उस समय भारतीय जनता पार्टी सरकार की निंदा आलोचना मत करिएगा। आप जिस तरह से यहाँ डिफेंड राहुल गांधी के खिलाफ बात कर रहे हैं, उस तरह क्या मोदी सरकार खिलाफ आपने बात? दूसरे राउंड में आता हूँ आपके पास, हर्षवर्धन जी इसका जवाब दीजिएगा, लेकिन मैं आपसे भी जानना चाहता हूँ। दिनेश भाई एक मिनट। देखिए है क्या कि ये मुश्किल है कि इनको कुछ मेरे बारे में नहीं पता है। इनको एक तय कर बीच में नहीं बोलते, कमलाकर जी बीच में नहीं। आपके मित्र साथी लेके आए हैं तो बीच में मत बोलिए, ये तमाशा मत कीजिए। तो तमाम साथी तमाशा मत कीजिए। मेरा कोई बनारस हमारा मित्र है, चंडीगढ़ बनारस हमारा मित्र है। आपके चंडीगढ़ के मुद्दे पर है वो भी हमारा मित्र है। मैंने की थी और मैं फिर कह रहा हूँ, आप सब लोग जो सोशल मीडिया पर जाकर चेक कर लीजिए। कमेंट कर रहा है तो ये बीच में हर्षवर्धन कह रहे हैं उन्होंने कहा, लेकिन मैं ये समझना चाहता हूँ, चेक करिएगा इनका झूठ ये दोनों बातें जैसे के लिए पूरी दुनिया झूठी है, एकमात्र ये सच्चे हैं। त्रिपाठी जी, ये एक बात कही गई कि जिन जगहों से ये लगता है कि यहां से तो जो किया गया है वो ठीक नहीं है और इसमें यहां पर हार होनी चाहिए, वहां से भी जब जीत होती हुई दिखाई देती है तो ईवीएम पर शक होता है। ये उन जगहों से जीत क्यों होती है जहां पर विपक्षी ये देखना चाहते हैं कि यहां से भारतीय जनता पार्टी की हार हो? देखिए ऐसा है कि पूर्व में अभी ये लोग तैयारी करके बैठ चुके हैं कि अब 2-4 दिन बाद बोलना क्या क्या है, ये उसका पूर्वाभ्यास है, समझ रहे हैं। जैसे 2009 के बारे में इन्होंने भी कहा कि ईवीएम आई, ये 2024 में इतना चित्कार क्यों? 2009 के बाद 2010, 11, 12, 13, 14 तक इतनी खामोशी क्यों? और इस दौरान भी ये लोग कई जगह जीते हैं, ऐसा नहीं कि जीते नहीं है, लेकिन अब वर्तमान में इनको अच्छी तरह समझ में आ रहा है कि सुपड़ा साफ है। वो कह तो रहे हैं कि हमको संदेह वहीं होता है जहां हमारी जीत नहीं होती। इनको हर बात पे संदेह होता है। आप पिछले 10 साल का कार्यकाल मोदी जी का उठा के देखिए, हर मामले में इनको संदेह हुआ है। अब ये समझ लीजिए कि भारत और अब 400 को लेकर संदेह, बिल्कुल संदेह है। 4 तारीख को 12 बजे मंच में सफा छठ पे मामला समाप्त। आप क्या कह रहे हैं? मोदी जी जो है सरकार बना रहे हैं, इन लोगों को डर है, इसलिए जो है ये सब अब चल रहा है नाटक वगैरह कि ईवीएम हैंग करेंगे, ये है वो है, सब चल रहा है। तो इसमें तो अगर इस तरीके से किसी और चीज को आप एट्रीब्यूट करते रहेंगे तो आत्मविश्लेषण का, आत्ममंथन का, रेट्रोस्पेक्टिव सोच का कोई आपको टाइम ही नहीं मिलेगा। ये भी जरा क्या कह रहे हैं आप? ये जो बोले भैया जी कि समाजवादी पार्टी जो है आतंकवादियों को पनाह दे रही है, तो जो वहाँ पे क्या बोलते हैं, जो क्या नाम है, वहाँ पे जो जल रहा है उसको कौन पनाह दे रहा है? नरेंद्र मोदी जी पनाह दे रहे हैं यहाँ पर। दूसरी तरफ लेकिन मैं अभी मैं ईवीएम की तरफ ही रखना चाहता हूँ, अभी आतंकवाद की तरफ नहीं ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि ईवीएम एक बहुत बहुत बड़ा मुद्दा है। राजकुमार जी, आप ये सुन रहे होंगे, संदेह को सुविधा के हिसाब से वहां टांक देना जहां नतीजे अपने पक्ष में नहीं आए हैं, और ये कहना कि संदेह तो लोकतंत्र को मजबूत करता है, उसके जवाब आपने सुने नीचे से।
नहीं, ये इस तर्क से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं। आपने 2-3 बार इस शो में ये बात बोली है कि जहां जहां हम हार जाते हैं वहां वहां आरोप लगाते हैं। इसमें 2-3 सवाल बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक तो उस भाई ने जो कहा ट्रायल जब भी होता है ईवीएम का, तो जो फालतू वोट पड़ती हैं वो कमल के फूल पे क्यों पड़ती हैं? ये इस सवाल का जवाब आज तक किसी ने नहीं दिया। अगर मशीन में कोई टेक्निकल खराबी है तो वो साइकिल पे भी जा सकते हैं, पंजे पे भी जा सकते हैं, वो कमल के फूल पे क्यों जाती हैं? दूसरी बात, ईवीएम की शिकायत हम ही नहीं कर रहे। उड़ीसा में संबित पात्रा ने भी की, जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं। उन्होंने कहा 10 बूथों पे ईवीएम खराब है, वोट नहीं पड़ पा रहे। मशीन होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि मशीन को घुमाया जा सकता है, मशीन को खराब किया जा सकता है। इसका जवाब जरा ले लूं, ये कमल का ही क्यों निकलता है जहां मशीन खराब होती है? देखिए ऐसा है, मशीन का खराब होना एक अलग बात है और पूरी व्यवस्था पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करना वो एक अलग बात है। देखिए ये आप जैसे अभी देखिए आतंकवाद की बात कही, देखिए मैं अगर हमें पूरी व्यवस्था पे प्रश्न चिन्ह होता, भाटी साहब एक मिनट बोल लीजिए। न लड़ते, वो कह रहे हैं पूरी व्यवस्था पे प्रश्न चिन्ह होता, हम चुनाव न लड़ते। भाटी साहब बोल केवल बीजेपी की नियत पे भाटी साहब देखिए बोलने दीजिए। देखिए अभी एक बच्चे ने आतंकवाद की बात की है, मैं बात खत्म करता हूं। अभी काशी में 2007 और 8 के बीच में बम ब्लास्ट हुए, 3 बम ब्लास्ट हुए और सपा सरकार। सर मैं अभी ईवीएम पे रखना चाहता हूं, मैंने पहले भी कहा था, मैं सरकार उसको लेकर कोर्ट में गई उनको छुड़ाने के लिए। इससे पहले कि सर ग्रीन लैम्प कुछ मेरा कुछ तुम्हारा दिखाऊं, जरा बहुत जल्दी से दिखाइए क्या है इस बार आपके पास। जागा जागा भारत के जवनवा हो, वतनवा कलाज तोहरे हतेवा। जागा जागा भारत के जवनवा हो, वतनवा कलाज तोहरे। 400 पार तो हम लोग कह ही रहे हैं, हमारी पार्टी 400 पार तो कह ही रही है और उससे ज़्यादा ही आएंगे। और भारतीय जनता पार्टी ने आंख बंद करके रेल, बिजली, सड़क, ये 3 काम हर जगह क्या जहां उनकी सरकार है या नहीं है, पूरे देश में रेल, बिजली, सड़क पे बहुत अच्छा काम किया, उसी के कारण आ रही है। देखिए 400 वाला बैलून गुब्बारा जो था वो फट चुका है। मेरे हिसाब से मुझे तो नजर आ रहा है 272 सीटों के लाले पड़ गए हैं। और भारतीय जनता पार्टी के 10 वर्ष की दमनकारी और अत्याचारी सरकार, इससे जनता इतनी त्रस्त हो चुकी है कि अब तो इन लोगों को बस कहने के बाद और कुछ बचा भी क्या है।